नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, आप सभी का सेहत भी काफ़ी बढ़िया होगा। आइए तो हम लोग अपने इस सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण डेट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था, चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ लिया था, हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ लिए थे, हम लोग बेलग्राम अधिवेशन जो हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में उसके बारे में पढ़ लिए थे। उसके आगे कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि 1925 की हम बात कर रहे हैं कि 1925 में जो हुआ था, ठीक है, काकोरी ट्रेन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो है ये 1925 में हुआ था, ठीक है। देखिए तो ये जो एक्शन प्लान है ये एक्चुअल में था क्या, तो 1922 के बाद ऐसा हो रहा था ना कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, जो क्रांतिकारी मतलब आंदोलन चल रहे थे, जो एक स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे वो फीका पड़ रहा है। और फीका पड़ने के पीछे कारण कुछ ऐसा था कि 1922 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे और 1923 में एक अलग पार्टी बन गई थी, स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी इलेक्शन जीत के ये लोग पार्लियामेंट में, संसद भवन में जाके बैठ के अपना मस्त जीवन उधर व्यतीत कर रहा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिस पर्पज से हम लोग, जिस मोटो से चल रहे थे आगे, वो वहां ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो जैसे ही 1922-23 में ऐसा देखा गया कि जो स्वाधीनता संग्राम हमारा चल रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा बैक हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो क्रांतिकारी संगठन था, जिसमें आप भगत सिंह का नाम सुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनेंगे, इन लोगों ने अपने आप को संगठित किया और संगठित करके एक नया आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और उसी आंदोलन का परिणाम रहा ये काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। एक्चुअल में ये था क्या, देखिए तो एक संगठन बनाया गया था, ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, HSRA, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा एक संगठन बनाया गया था ये, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मतलब बहुत ही दिग्गज नेता वहां पर क्रांतिकारी लोग इस संगठन में भरे हुए थे। अब दिक्कत यह था कि इस संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और धन लिया कहां से जाएगा। तो पहले लोगों ने प्लान बनाया था कि कुछ अलग अलग मतलब जो भी जमींदार लोग हैं गांव में उसको लूटा जाए, लेकिन फिर देखा गया कि जमींदारों के यहां से कोई बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लग नहीं रही थी और संगठन को आगे बढ़ाने में समस्या उत्पन्न लगातार होते जा रही थी। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने क्या किया कि सीधे प्लान बनाया कि हम अपने जमींदारों को न लूटकर सीधे किसको लूटेंगे, तो उसे लूटेंगे जो पिछले 200 साल से हमें लूट रहे हैं, अर्थात अंग्रेजों को लूटने का प्लान बनाया गया 1925 में, ठीक है। और 1925 में, ठीक है, यूपी के गोरखपुर स्टेशन से, ठीक है, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक काकोरी स्टेशन आता है, तो उसी काकोरी स्टेशन पे प्लान बनाया गया कि सरकारी खजाने को लूट लेनी है, और लूट लिया गया, ठीक है। तो उसके बाद वहां से हुआ क्या कि काकोरी एक्शन प्लान से 2-3 व्यक्ति का आप नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो था इसका लीडर कौन था, ठीक है, इसका काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान का लीडर कौन था, तो इसके लीडर को आपको याद रखना है, ठीक है। नेता कौन था, तो नेता के रूप में इसका नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, तो ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक। इसके बाद देखिए ये इसमें कुछ और लोग थे, ठीक है, काकोरी एक्शन प्लान में कुछ और लोग थे, ठीक है, जो यहां पर इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसमें आप मुख्य रूप से आप देखेंगे किसको देखेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे आप, चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें प्यार से लोग या फिर ऐसे लोग इनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतिहास में अगर आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम जगह आपको पंडित जी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये पंडित जी जो है इस काकोरी एक्शन प्लान में शामिल थे। साथ ही साथ यहां जो है अशफाकुल्ला खां शामिल थे, अशफाकुल्ला खां, ये इस काकोरी एक्शन प्लान में शामिल थे। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, रोशन सिंह। रोशन सिंह जो थे ये भी इस काकोरी एक्शन प्लान में शामिल थे। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, किसका, तो राजेंद्र लहरी का, ठीक है, राजेंद्र नाथ लहरी, ठीक है। ये लोग जो थे मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहा था इस आंदोलन का। हालांकि इसमें शामिल बहुत लोग थे, ठीक है, लगभग 30-35 के आसपास लोग इसमें शामिल थे, लेकिन ये 4-5 लोग हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, ठीक है। इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। अब इस एक्शन प्लान के तहत हुआ क्या कि इसमें से 4 व्यक्ति को, ठीक है, इसमें से 4 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति कौन कौन से है, तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखना है आपको, ठीक है, ये अशफाकुल्ला खां का नाम आपको याद रखना है, रोशन सिंह का नाम याद रखना है, और राजेंद्र लहरी का नाम याद रखना है। ये 4 ऐसे नेता थे
जिन नेताओं को इसके तहत गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि 4 नेता जो है ये काफी सुर्खियों में रहे थे और इन 4 वीरों ने अपनी प्राण गंवाई थी इस काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान के तहत। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति ये थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद जो है ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। ठीक है, और इतिहास गवाह है कि चंद्रशेखर आजाद कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े गए। फर्स्ट टाइम जब चंद्रशेखर आजाद ठीक है अपने घर द्वार छोड़ के जब बनारस भागे थे तो बनारस में ही एक ही बार वो गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन का टाइम था उस समय एक बार उनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके 2-4 बेत का उनको सजा मिला हुआ था। उसके बाद उन्होंने ऐसा मतलब प्रण ले लिया था कि इसके बाद कभी भी अंग्रेज हमें नहीं पकड़ सकते हैं। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को आजाद कहा था कि आज से मैं आजाद हूं, और पूरा अंत तक वो आजाद ही रह गए थे, कभी पकड़े नहीं गए थे। तो एक चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ के बाकी 4 व्यक्ति को पकड़ लिया गया और चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, अशफाकुल्ला खां से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि यह पहला ऐसा मुस्लिम था। ठीक है, ये एक पहला मुस्लिम थे, ठीक है, जो यहां पर फांसी के फंदे तक चढ़े थे आंदोलन के लिए। ठीक है, इससे पहले कई सारे मुस्लिमों को भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, लेकिन क्रांतिकारी के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये पहले व्यक्ति थे, मुस्लिम व्यक्ति जिनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, बाकी ये 4 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए थे, याद रखना है। तो ये था कुल मिला के काकोरी एक्शन प्लान। और इसी समय जब फांसी दिया जा रहा था रामप्रसाद बिस्मिल को, तो यही रामप्रसाद बिस्मिल ने एक नारा दिया था, नारा याद रखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये जो सरफरोशी की तमन्ना वाला जो ये नारा है किसके द्वारा दिया गया है? तो रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया? तो इसी समय दिया गया था। और यही लाइन है जो अगला दिन जब इनको फांसी दे दिया गया तो इनके फांसी के बाद ये लाइन छपा था अखबार में, और इस लाइन को पढ़ने के बाद ही भगत सिंह जो थे इसे दल में आ पहुंचे थे और इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग अंग्रेजों को तहस नहस करके रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था काकोरी एक्शन प्लान, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। ठीक, तो 1925 में यह आपको याद रखना है। ठीक, 1925 में एक और घटना हुई थी जो आपको याद रखना है। 1925 में क्या हुआ था कि पहली बार कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय के रूप में। ठीक है, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, कब बनी थी ये? तो ये 1925 से बनी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला मतलब ये अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की महिला थी, वो भारतीय मूल की महिला नहीं थी, लेकिन यहां पर ये भारतीय मूल की महिला थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1925 का जो डेट है इस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस 1925 के डेट को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1928 के बारे में। एक महत्वपूर्ण डेट आपको मिलेगा 1928 का। ठीक है, और ये 1928 जो है ये हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला चीज यहां से याद रखेंगे कि 1928 में एक कमीशन आया था भारत में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और कंसेप्ट याद रखेंगे कि क्वेश्चन यहां से आया ना पूछ के पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन कब बना था, इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि साइमन कमीशन जो है इसका जो गठन हुआ था ये 1 साल पहले ही 1927 में हो गई थी। ठीक है, और इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, तो 7 सदस्य थे जो क्या थे? अंग्रेज थे। और यही कारण रहा कि साइमन कमीशन का भयंकर विरोध किया गया। ठीक है, दरअसल बात यह था कि 1919 में जो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, वो जो कानून लाया गया था, तो ऐसा उसी समय प्लान बनाया गया था कि आने वाले 10 साल के बाद, ठीक है, जब मतलब 19 में कानून आया तो 29 की बात कर रहे हैं कि एक कमिटी का गठन किया जाएगा और उस कमिटी को ये काम दिया जाएगा कि आप ये देखिए कि जो हमने कानून लाया था वो कहां तक जो है वो मतलब सक्सेस हुआ है। तो उसके बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए 1929 में एक कानून बनाया जाना था।
ठीक है। और उसके आगे क्या क्या भारत में सुधार की आवश्यकता है, ये जो है कि एक रिपोर्ट बना के देना था साइमन कमीशन को, ठीक है। अब यहाँ समस्या क्या फंसा, तो सबसे पहला समस्या ये फंसा कि अपने तय समय से 1 साल पहले आ रही थी, तो पहला समस्या। दूसरी समस्या यहाँ क्या फंसा कि इसमें सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अब बात यह है कि अगर हमें अपने घर के बारे में, मतलब अपने गांव के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ अगर कानून बनाने हो, कुछ अच्छे काम करने हो, और हम सजेशन जो है वो बाहर के लोगों से ले, या फिर बाहर के लोगों को ऐसा काम दे कि आप हमारे घर का अध्ययन करके हमारे घर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए, तो ये थोड़ा सा समस्या की बात है। तो यहां पर भारतीयों का ऐसा कहना था कि अगर भारत के बारे में कानून बनाना है तो आप भारतीयों को उसमें शामिल कीजिए, कम से कम 1-2 भारतीयों को तो रखिए ताकि वो आपको बता सके कि एक्चुअल में भारत में प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और ये साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य के रूप में उसको भेज दिया भारत में, और इस साइमन कमीशन का भारत में भयंकर विरोध किया गया। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक व्यक्ति की देहांत हो गई थी यहां पर, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। किसका देहांत हुआ था, तो वो देहांत हो गया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। देखिए लाला लाजपत राय जो है ना, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है किसको, तो लाला लाजपत राय को। तो याद रखना है कि यहां पर जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था 1928 में, तो वहां पर लाठी चार्ज के कारण जो है ये घायल हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो यहां साइमन कमीशन के बारे में ये 2-4 बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए 1927 में ही ये, मतलब 28 में ही एक घटना हुई थी, उस घटना के बारे में थोड़ी सी याद रखिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण घटना है 1928 का। ये हुआ यह था कि 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया, तो याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो वो कब लाया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट लाया गया था 1928 में। हाँ, अब उसके बाद दोबारा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट लाने का श्रेय किसको जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, तो मोतीलाल नेहरू को। किसको, मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो और नेहरू रिपोर्ट सुन के आपको ये याद ना आए कि जवाहरलाल नेहरू लाए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाया कौन था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये नेहरू रिपोर्ट में था क्या, तो नेहरू रिपोर्ट में स्वायत्त राज्य की मांग की गई थी, स्वायत्त राज्य, जिसको इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट्स कहा जाता है, मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें जो इंटरनल पार्ट होता है उस पर शासन रहे भारतीयों का, और बाकी जो पूरे के पूरे होल भारत की बात करें, पूरे भारत की, उस पर शासन रहे अंग्रेजों का। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के नियंत्रण में रह के, मतलब उनके ही भीतर एक शासन व्यवस्था चलाने की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ऐसा कहा गया था कि आप थोड़ी बहुत शासन व्यवस्था हमें दे दीजिए घरेलू क्षेत्र में, और बाकी आप पूरे भारत में शासन कर रहे हैं, कीजिए। तो ऐसा नेहरू रिपोर्ट लाया गया, ठीक है। हालांकि पूर्ण रूप से उचित नहीं था ये, हम अंग्रेजों से जो मांग रहे थे ये पूर्ण रूप से उचित नहीं था। यही कारण था कि जब ये नेहरू रिपोर्ट लेकर पहुंचे इरविन के पास, 1928 में जो वायसराय था कौन था, इरविन था। जब इरविन के पास ये रिपोर्ट पहुंचा तो इरविन ने इसको खारिज कर दिया, और फिर बार बार इसको प्रेषित करने के बाद, बार बार प्रेशर डाला गया इरविन पे, तो इरविन ने बोला कि ठीक है, हम आपके स्वायत्त राज्य की बात मान लेंगे, लेकिन कंडीशन यह है कि भारत में जितनी अलग अलग पार्टी घूम रही है, सभी पार्टियों से आप सिग्नेचर करवा के लेके आइए और इस पे सहमति लेकर आइए। अगर सारे लोग इस पे सहमति अपना दिखा देते हैं तो हम आपको ये स्वायत्त राज्य दे देंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत हुआ कि भारत में अलग अलग कई सारी पार्टियां थी। 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका था जो अपना एक अलग सिद्धांत लेकर ही चल रहा था। वहीं वहां पर हिंदू महासभा भी थी, जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये दोनों जो थे एक दूसरे के विरोधी थे धार्मिक रूप से। अब यही कारण था कि इस दोनों के बीच में समस्या उत्पन्न होता है और दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो पाते हैं और इसको लागू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा एक और दिक्कत यह था कि यहां पर मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इस कानून को मना कर दिया था। मतलब कि सबसे पहले उन्होंने ही कह दिया कि ये जो कानून है ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप नेहरू रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। अब आइए, ये लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया था किसी कारणवश। अब समस्या ये रहा था कि जब ये पास नहीं हुआ, देखिए इसी में पहली बार संविधान बनाने की बात की गई थी।
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीयों ने पहली बार अपनी संविधान बनाने का प्रयास कब किया था? तो 1928 के इस नेहरू रिपोर्ट में किया था, जो पॉसिबल नहीं हो पाया था। अगर नेहरू रिपोर्ट पारित हो जाता, अगर ये पास हो जाता, तो शायद थोड़े बहुत कानून वहां पर हमारे लिए, हमारा संविधान जो है वो बन सकता था। ठीक है, तो ये 1928 की दो घटना, साइमन कमीशन का भारत आना और ये नेहरू रिपोर्ट पारित होना, दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आइए हम लोग अगले स्लाइड में 1929 की घटना की बात करेंगे। ठीक, आइए हम बात करेंगे अब 1930 के बारे में, 1929 के बारे में। एक डेट आप 1929 का याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि 1929 से रिलेटेड एक वीडियो हमने डाला था, फर्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, ठीक है, वो 1929 पे काफी ज्यादा वहां जोड़ दिया गया। ठीक, देखिए 1929 में आपको क्या याद रखना है? तो 1929 में याद रखना है दो चीज। पहला याद रखना है लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। दूसरा आपको क्या याद रखना है? तो दूसरा याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। ये दो चीज जो है आपको याद रखनी है। कहां से? तो 1929 से घटना से। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, मतलब कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बात किया गया था स्वायत्त राज्य की, डोमिनियन स्टेट की, आधे राज्य की। अब उस चीज को नेहरू के द्वारा कहा गया कि नहीं, हमें आधे नहीं, पूर्ण राज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब संपूर्ण भारत का बागडोर हमारे, मतलब अपने हाथ में चाहिए हमें। ठीक है, चलिए, तो 1929 से दो घटना आपको याद रख लेने हैं। अब आइए 1930 की बात करेंगे हम। 1930 में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, 1930 में याद क्या क्या रखना है? तो 1930 में आप याद रखेंगे कि पहला जो घटना हुआ था 1930 में, ठीक, दांडी मार्च, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च मतलब दांडी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये नमक आंदोलन भी इसको कहा जाता है। मतलब ऐसा किया था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बांध दिया था और उसके विरोध में गांधी जी ने गुजरात के, ठीक है, अहमदाबाद जो उनका आश्रम था, वहां से पैदल यात्रा की थी। कहां तक? समुद्र के किनारे एक जगह था दांडी, उस दांडी तक उनकी यात्रा चली थी। ठीक है, यहां से जो है उन्होंने ये दांडी तक की यात्रा तय की थी। ठीक है, तो ये यात्रा तय किया गया था। ठीक, और ये यात्रा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, और ये पहुंचा वहां कब था? दांडी के पास। तो दांडी पहुंचा था ये 6 अप्रैल को। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कब वहां पहुंचा था? तो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे हुए थे। कौन? गांधी जी। एक और महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस दांडी मार्च में कितने लोग थे जो गांधी जी के साथ चल रहे थे? तो याद रखना है कि टोटल 79 लोग थे। ठीक है, 79 लोग, 79 सदस्यों के साथ। ठीक है, सदस्य या फिर अनुयायी, जो गांधी जी के अनुयायी थे वहां पर, उनके विचारधारा के मानने वाले लोग, उनके साथ वो लगभग 79 लोगों के साथ वो निकले थे वहां से। कहां से? तो अपने साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में था। ठीक है, चलिए 1930 में एक और घटना आपको याद रखनी है। ठीक है, घटना इसी दांडी मार्च के बाद, मतलब इसी दांडी मार्च को अपना आधार बनाकर, बेस बनाकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कौन सी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था 1930 में गांधी जी के द्वारा, जिसका बेस क्या था? तो दांडी मार्च था। ठीक है, उसके बाद 1930 में एक और घटना आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखना है? कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है 1930। तो 1930 से ये दो चार बात आप लोग याद रख सकते हैं कि दांडी मार्च, ठीक है, कब हुआ, कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च को। पहुंचे कितना, मतलब कब थे? तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 79 सदस्यों के साथ निकले थे और इसी को आधार बनाते हुए गांधी जी यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए अब आइए 1930 के बाद जो अगला हम डेट पढ़ेंगे, वो अगला डेट 1931 के बारे में। ठीक, तो 1931 के बारे में फिलहाल आपको क्या याद रखना है? तो फिलहाल बस एक यहां से बात याद रख लीजिए कि 1931 में, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
ठीक है। 1931 में एक और घटना हुआ था, इरविन समझौता, ठीक, गांधी इरविन समझौता कहिए इसको। गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था कब? तो 1931 में। 1931 की एक और महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है। 1931 में 23 मार्च 1931 को भारत के 3 सपूत, तीनों का नाम याद रखिए। एक का नाम भगत सिंह, एक का नाम राजगुरु, एक का नाम सुखदेव, ठीक है। ये इन 3 व्यक्ति को वहां पर फांसी दिया गया था। 3 क्रांतिकारी नेताओं को वहां पर फांसी दे दिया गया था कब? तो 23 मार्च को। तो 1931 से ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। सेकंड गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, ये 23 मार्च को भगत सिंह और ये राजगुरु सुखदेव 3 व्यक्ति को फांसी चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें भगत सिंह और ये राजगुरु सुखदेव तीनों को जो फांसी मिला था, फांसी क्यों मिला था, किस कारण से मिला था? तो कारण में आप याद रखेंगे कि इन लोगों को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी मिला था। लाहौर षड्यंत्र के लिए, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। इनको फांसी मिली थी किस लिए? लाहौर षड्यंत्र। जैसे कि एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भगत सिंह को फांसी किस लिए मिला था, तो आंसर में याद रखेंगे लाहौर षड्यंत्र। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भगत सिंह को जो है ना 1929 में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। किस लिए? तो इनको भगत सिंह और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था किस लिए? तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था असेंबली में बम फेंकने के लिए। बम फेंकने के लिए, ठीक है। ये फेंकने के लिए भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि भगत सिंह गिरफ्तार क्यों किए गए थे, तो असेंबली में बम फेंकने के लिए। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह को फांसी किस कारण से हुआ था, तो लाहौर षड्यंत्र के कारण, ठीक है। अब जब यहाँ लाहौर षड्यंत्र आ गया है तो 2-4 बात यहीं से याद करिए लीजिए। लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था, ये लाहौर षड्यंत्र होने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो कारण यह था कि 1928 में जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, सॉन्डर्स के लाठीचार्ज से जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया था कि जो वहां का वायसराय होगा, ठीक है, उसका गवर्नर होगा, उसको निपटा दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये लाहौर षड्यंत्र होता है तो जिसको एक्चुअल में मारना था उसको नहीं मार पाते हैं ये लोग, और गलती से किसको मार देता है? तो सॉन्डर्स को मार देता है। तो सॉन्डर्स हत्याकांड जो है वो लाहौर षड्यंत्र से ही संबंधित है, याद रखना है। इसमें 3-4 व्यक्ति शामिल हुए थे लाहौर षड्यंत्र में। कौन कौन शामिल हुए थे? तो एक तो हमारे चंद्रशेखर आजाद का नाम याद रखना है आपको, भगत सिंह का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर आपको राजगुरु का नाम याद रखना है और सुखदेव का नाम याद रखना है। सुखदेव का नाम याद रखना है। एक और व्यक्ति का नाम आप याद रख सकते हैं जिसका नाम था जयगोपाल। जयगोपाल, और इसी जयगोपाल के गवाही देने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ लिया गया था, ठीक है। अगर ये बंदा अगर गवाही नहीं देता इन लोगों के अगेंस्ट में तो इन लोगों को फांसी शायद नहीं होती, ठीक है। तो हुआ यह था ना कि इस प्लान बनाया गया था, इस प्लान में जयगोपाल को काम दिया गया था ये खबर देने का कि वो जिसको मारना है वो पहुंचा है कि नहीं वहां पर, ठीक है। सुखदेव जो थे इस पूरे लाहौर षड्यंत्र का जो है ना वो कहानी बना रहे थे, योजना इसका प्लानिंग कर रहे थे। कौन? तो सुखदेव। राजगुरु को काम दिया गया था मारने का उस साउंडर्स को। भगत सिंह का काम क्या था? तो काउंटर फायर करने का, ठीक है। मतलब उनके पीछे रह के उनको काउंटर करने का काम दिया गया था भगत सिंह को, और चंद्रशेखर आजाद को काम मिला था आसपास के गतिविधियों पर नजर रखना। तो ये पूरे एक प्लानिंग के तहत लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रख लेना है 1931 से, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे इन लोगों को, सभी लोग, इन तीनों लोगों के अलग अलग जीवन के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद अगला हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं अगले महत्वपूर्ण डेट के बारे में। चलिए, तो ये 1931 के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लेंदी लगने लगेगा, तो थोड़ा कम कम हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ आपको रटे हुए होने चाहिए, एकदम याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो बाकी इसके आगे का जो पार्ट है 1932 की घटना, 33, 34, 35, जो भी 42, 43, 47 है, वो सारे महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।